दोस्तों एक बार फिर नई वीडियो और अहम इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन बेहद पसंद आई होगी। हमने हमेशा कोशिश की है कि वीडियो में तमाम अहम खबरें और अहम तज्जिए आपके सामने रखें। हमें आपका फीडबैक मिल रहा है, जिसके लिए हम आपके बेहद मशहूर हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, पिछले एक महीने से जो ड्रामा चल रहा है, इसकी मिसाल हमारी 75 साल तारीख में मौजूद नहीं। ये बदकिस्मती की इंतहा है कि एक ऐसा इदारा जो खुद को आइन, सियासत और जमहूरियत का अलमबरदार कहता है और अब भी समझता है, वो आइन को पसे पुश डालकर मुल्क में सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी मुसलत करना चाहता है। दोस्तों, ये वही इत्तेहादी है जो ज्यादा नहीं सिर्फ एक साल पहले आईनी जमहूरी अमल अदम एतमाद के जरिए बरसर इक़्तिदार है, और ये वही है जो इस वक्त साबका हुकूमत के अदम एतमाद के खिलाफ, गैर आईनी इक़दामात और हिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। और अब ये वही अदालत है, वही चीफ जस्टिस है और वही सो मोटो इख्तियार है जिसके जरिए इसमें मौजूद इत्तेहादी हुकूमत के अदम एतमाद पर अमल दरामद करवाया गया, तो उनको यह हुकूमत नसीब हुई। दोस्तों, उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस उनकी आंख का तारा और इंसाफ का सरखेल थे, जबकि इमरान खान के लिए ये लाकानूनियत और जानिबदारी का इस्तारा थे। आज किरदार बदल गए हैं। वहीं चीफ जस्टिस इमरान खान और उनके हामियों के लिए आइन, कानून और इंसाफ के मुहाफिज, और पीडीएम के लिए जबर की लामत और कानून के कातिल हैं। दोस्तों, पीडीएम हुकूमत को डर है तो बस सिर्फ और सिर्फ इस बात का कि कहीं इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में ना आ जाए। ये हर वो गैर कानूनी कदम भी उठाने को तैयार हो गए हैं जो इस मुल्क के आइन को तबाह करने जा रहा है। ये जानते हैं कि कैसे साजिशी टोले ने मिलकर कप्तान की हुकूमत हटाई और अब खुद ही इस दलदल में फंस गए हैं। कप्तान इमरान खान का कहना है कि मेरे खिलाफ साजिश अमेरिका से नहीं, दरी से शहबाज शरीफ को लाने के लिए की गई। सारी साजिश बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए तैयार की। बाद में पता चला उन्होंने हुसैन हक्कानी को मेरे खिलाफ हायर किया। कप्तान ने कहा कि आज से एक साल पहले मैं अपनी डायरी उठाकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकला। मुझे निकालने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। मेरे खिलाफ साजिश निकालने से एक साल पहले शुरू हुई। मैं मिडिल ईस्ट के एक सरबराह को मिल रहा था तो उसने मुझे साजिश के बारे में बताया। उसने बताया कि तुम्हारा आर्मी चीफ तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि हम तो एक पेज पर हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये शख्स ऐसा करेगा। जब मैंने जायजा लिया तो फिर पता चला कि किस तरह की साजिश हुई। एक किरदार जो मास्टरमाइंड था, इसकी आहिस्ता आहिस्ता समझ आई। ये मेरी जगह शहबाज शरीफ को लाना चाहता था। बाजवा की डील हो चुकी थी। शहबाज शरीफ को केसेस में सजा होने वाली थी। दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि आज हमने व्हाइट पेपर जारी किया है। व्हाइट पेपर दिखाने का मकसद एक साल में होने वाली तबाही बयान करना है। एक बंद कमरे में थोड़े से लोगों ने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया। एक साल पहले पाकिस्तान कहां खड़ा था और आज कहां खड़ा है। 2018 में हुकूमत संभाली तो 20 अरब डॉलर का खसारा था। हमें 2 साल कोरोना से निपटने में लग गए। हमने जैसे कोरोना से निपटा, दुनिया ने उसको तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म से टूरिज्म पर आ गए थे, लेकिन हालात दोबारा खराब हो गए। शुक्र है उनको तब हुकूमत नहीं मिली, वरना आज मुल्क बिल्कुल तबाह हो चुका होता। उन्होंने आते ही पहले नैब फिर एफआईए को तबाह किया तो शाखाना केस उल्टा उन पर पड़ जाएगा। उन्होंने जो गाड़ियां चोरी की हैं वो सामने लेकर आएंगे। हमें मीडिया से ब्लैकआउट कर दिया गया। ये कहते हैं कि हमने मीडिया पर पाबंदियां लगाई। दोस्तों, कप्तान का कहना था कि हमारे दौर में जितना मीडिया आजाद था, तारीख में कभी नहीं हुआ। जब से हमारी हुकूमत गई है तो मीडिया को कंट्रोल किया गया। नामालूम अफराद की जानिब से मीडिया मालकान को धमकियां दी गई कि इमरान खान को ब्लैकआउट करो। ये आजादी इज़हार राय से इतना डरते हैं कि मीडिया पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। पीटीआई के कारकुनों के घरों पर छापे मारे गए। चादर चार दीवारी का तकद्दुस बमाल किया गया। दोस्तों, मालूम नहीं कि पीडीएम जो कि बार बार कौम पर रियासत के लिए अपनी सियासत को तबाह करने का एहसान जता रही है, इतनी ही सादा है या फिर आंखों में जूतों समेत घुसने की कोशिश कर रही है। क्या उनके हामियों के अलावा बाकी पाकिस्तानी भी उतने ही कोरे चश्म है कि उनकी नीयत और इरादों को नहीं भांप सकते? क्या ये सिर्फ और सिर्फ अपनी शिकस्त से बचने के लिए पाकिस्तान के आइन को दाव पर लगाने पर तुले हुए हैं, या अपनी नाजायज ख्वाहिशात के आड़े आने पर मुल्क की अदलिया और कानून को कमजोर करने लगे हैं? दोस्तों, इतने मंजे हुए और पाकिस्तान की सियासत के सरगर्दा चश्म सियासतदान इस कदर खुदगर्ज और पागल हो चुके हैं कि खुद अपने ही हाथों से आइन के पुर्जे करना चाहते हैं, जो बहुत मिन्नतों मुरादों के बाद वजूद में आया और जो हमेशा उनकी जमहूरियत और हकूक के लिए सीना सुपर रहता है, जिसने कई मरतबा उनकी दरबदरी से उनका साथ दिया और उनको हर बार इक़्तिदार के मनसब पर बिठाया, जो अवाम और रियासत के दरमियान एक राब्ता है और अवाम इसके दिए हुए निज़ाम हुकूमत और हकूक इंसानी के जरिए रियासत को अपने लिए एक जाए पनाह मानते हैं और इन्हें हकूक की वजह से इस रियासत की हिफाजत को अपना फर्ज जानते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर ये आइन ना रहा और अगर आज इसके किसी शिक को सिर्फ और सिर्फ अपनी बेजा ख्वाहिश की भीड़ चढ़ा दिया गया, तो फिर कल को इसके किसी भी शिक को कोई भी गैर जमहूरी ताकत, कोई भी सियासी जमात मुनासिब नहीं जानेगी, और ऐसा करने के लिए उनके पास एक ठोस दलील मौजूद होगी। और क्या आइन के इस बेआबरूई के बाद अवाम ये समझने में हक बजानिब नहीं होगी कि उनके लिए आइन में दिए गए हकूक किसी भी वक्त कोई भी हुकूमत या ताकतवर इदारा गजब कर सकता है और किसी भी वक्त उनसे शहरी की हैसियत छीन कर उनको गुलाम बनाया जा सकता है? दोस्तों, क्या खुद कोई भी इंसान अपने घर की चार दीवारी को गिराकर अपने और पराये लोगों को अपने सहन में से रास्ता निकालने की इजाजत दे सकता है? नहीं तो फिर हमारी हुकूमत और इसमें मौजूद तजुर्बाकार लोगों को क्या हो गया है? वो फकत अपने एक सियासी मुखालिफ को कुचलने और सियासत से बाहर रखने के लिए अपनी पनाहगाह को आग लगाने में लगे हैं, मगर वो ये भूल गए हैं कि यही पनाहगाह जो उनको भी हमेशा सख्त मौसमों में बचाती आई है। दोस्तों, अगर आज इस किले की बुनियादों को कमजोर किया गया तो आने वाले वक्त में ये ना तो सियासतदानों को ना ही इस मुल्क की अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगा। अवाम जो पहले ही आइन और कानून के अमली नफाज ना होने की वजह से मायूसी का
شکار ہیں۔ اس معاہدے کے بعد بغیر دیواروں اور چھتوں کے کھلے میدان کو گھر کیسے کہہ سکیں گے؟ دوسری طرف اس آئین یا معاہدے کو تحفظ دینے کا ایک ہی ادارہ نظر آتا ہے جس نے کئی دفعہ اس معاہدے کو تحفظ فراہم کیا اور کئی مرتبہ اس کے خلاف ہوئے دانستہ یا غیر دانستہ اقدامات کا راستہ روکا ہے۔ دوستو، اگر آج یہ سیاستدان صرف اپنی ذاتی انا کی وجہ سے اس کو بے توقیر کریں گے تو پھر آئین اور اس میں کیے گئے وعدوں کو تحفظ کون دے گا؟ اس پر حملہ آور کسی بھی طاقت کو روکنے والا ہاتھ کس کا ہوگا؟ اس وقت صرف اور صرف عدلیہ کی طرف ہی نگاہیں اٹھیں گی۔ سعد رفیع کہتے ہیں کہ ہم نے عدلیہ بحالی کے لیے جو کوشش کی اس پر ہم نادم ہیں۔ جی ضرور ہوں گے، کیونکہ آج عدلیہ اس اعتماد کی وجہ سے ہی آپ کی ناجائز توسیع پسندانہ اور مجرمانہ خواہشات کے آگے کھڑی ہے۔ آپ آج نادم ہیں، مگر یہ بتائیں کہ کیا وہی عدلیہ بحالی تحریک اس وقت جمہوریت کی بحالی کا باعث نہیں بنی تھی؟ کیا افتخار چودھری اور عدلیہ کی عظیمت کی وجہ سے ہی مشرف کے ماشاء اللہ کو پسپا نہیں ہونا پڑا تھا؟ اور کیا عدلیہ کے اس انکار اور اس تحریک کے نئے نظریہ ضرورت کے تابوت میں کیل نہیں ٹھونکی دی؟ کیا اس جرأت مندانہ ججوں کے دلوں سے طاقتوروں کا خوف نہیں نکلا؟ جی ہاں، بالکل وہی انکار، وہی جرأت اور وہی تحریک تھی جس کی وجہ سے آج پاکستان میں چوتھی مرتبہ مسلسل انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مگر آپ جیسے سیاستدان جو جمہوریت، آئین اور عدلیہ کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، اپنی غرض کے لیے لمحہ بالمحہ صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت عدلیہ بحالی آپ کے حق میں تھی تو اٹھ کھڑے ہوئے، عوام کو بھی سڑکوں پر نکلنے کی ترغیب دی، اور اب عدلیہ کی خود مختاری آپ کو چبھ رہی ہے تو ماضی کی عدلیہ بحالی تحریک ایک غلطی لگ رہی ہے اور حالیہ عدلیہ ملک دشمن۔ دوستو، آج امپورٹڈ حکومت پارلیمنٹ میں بیٹھ کر جو کچھ اپنے وقتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ الیکشن میں ان سب کو اپنا نقصان نظر آ رہا ہے تو آئین شکنی بھی جائز اور عدلیہ کو پسپا کرنے کی کوشش بھی جائز، اور ہو سکتا ہے کہ پھر کچھ عرصے بعد جب مکافات عمل ہوگا تو اپنی اس غلطی پر بھی نادم ہو جائیں گے، مگر اس وقت آئین اور قانون کے ساتھ ساتھ پاکستان بہت کچھ کھو چکا ہوگا۔ آپ کی ندامت اس وقت کسی کام نہیں آ سکے گی، اس وقت آئین بذہان حل پکارے گا۔